चलिए शुरू करते हैं हिंदी का अगला पार्ट। अभी तक हमने 2 क्लासें ली और दोनों में हमने सीखा हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो उपभाषाएं उसकी भी जानी क्या है क्या नहीं, है ना। तो आज तीसरी क्लास है और शायद ये उत्पत्ति की आखिरी क्लास होगी। फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला और फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा संधि का। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी भाषा की भी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं में बोलियां भी आती हैं। यानी पिछली बार हमने उपभाषाओं में पढ़ा था कि उपभाषाएं कितनी हैं, 7। लेकिन कुछ किताबों में यानी कुछ विद्वानों ने उपभाषाओं को बताया है 5 है। तो पहले कुछ विद्वानों ने बताया कि उपभाषाओं की संख्या 7 है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ, जैसे जैसे लोग विद्वान हुए, वैसे वैसे उन लोगों ने बताया कि हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। और फिर आगे बढ़े तो कुछ और विद्वानों ने बताया कि हिंदी की उपभाषा 2 ही है। तो पहले हम वो 5 जान लेते हैं, फिर उसके बाद में अगली 2 जानेंगे। नंबर 1 खस, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 बिहारी हिंदी, नंबर 4 पश्चिमी हिंदी, नंबर 5 राजस्थानी। तो ये वो 5 हैं जिनको ज्यादा अच्छे तरीके से माना जाता है कि यही 5 उपभाषाएं बनी। कुछ ने 7 बताई थी, अब वो 2 कौन कौन से हैं जो 2 बताया गया। तो एक तो पश्चिमी हिंदी होगी और दूसरी पूर्वी हिंदी। इन 2 हिंदियों को यानी इन 2 भाषाओं को मुख्य दर्जा दिया गया। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो अपवाद का कारण हो। चाहे वो भाषा हो या विषय, यदि उसमें अपवाद है तो उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ज्यादातर भाषाओं में अपवाद ज्यादा रहते हैं उसमें, कोई सी भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं और वो ये हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। और वो कौन कौन सी हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि उसमें कितनी बोलियां हैं। आपसे ये प्रश्न कर सकता है परीक्षा में कि बताइए बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ना। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ये बता दें कि अवधि ज्यादातर इस भाषा का ही प्रयोग किया जाता है साहित्यों में, है ना। साहित्य की रचना करने के लिए ज्यादातर इस भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। 2 से 2.5 भी है, नहीं कर दोस्तों, है ना। 2 से 2.5 करोड़ है अवधि बोलने वालों का प्रतिशत भारत में। चलिए देखें इसको याद कैसे रख सकते हैं ना। जिस तरह से हमने याद किया है या हमने जो ट्रिक जानी, पहचानी या खोजी या बनाई है, वो क्या है क्या उसका। तो देखें हमने एक ट्रिक जानी इसकी, पूर्व में अब 36 हवेली। ठीक है, पूर्व में अब 36 हवेली से हम इन 3 बोलियों को जान सकते हैं कि किस हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पूर्व से हो जाएगा पूर्वी हिंदी, अब से हो जाएगा अवधी, और 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, और हवेली से हो जाएगा बघेली। ठीक है, हवेली से हो जाएगा बघेली। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। और इस चीज को अगर आप 1-2 बार कॉपी में लिखोगे या बोलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान भी रहे हैं बोलियां किस उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं और उसको याद भी करते हुए चल रहे हैं। फिर देखिए अगली बिहारी, है ना। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भी लगभग 3 बोलियां आती, 3 से 4, है ना। तो बता देते हैं वो कौन कौन सी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है,
तो देखिए बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब आपसे प्रश्न उल्टा वो करेगा, बताइए मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ना? ये मैथिली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अच्छा यहां से देखिए एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा, स्टार डाल के लिख लेना कि इतनी सारी, अभी जितनी भी लिखेंगे चलो बाद में बताते हैं, है ना, बाद में बताते हैं। अगला देखिए पश्चिमी। पश्चिमी हिंदी में क्या है? तो पश्चिमी में कौन कौन सी बोलियां देख लेते हैं उसको। पहली है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कौरवी। ठीक है, तो इसका याद करने का क्रम कैसा रहेगा, है ना? इसकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए, तभी तो माइंड में याद रहेगा। ठीक है, देखो इसकी एक और ट्रिक बनी थी, बाबू कह के परेशान है। ये क्या है? बाबू कह के परेशान है। हाँ, तो समस्याएं हैं आपके पास, आपने क्रिएट की हैं, आपने बनाया है उन समस्याओं को। तो बा से हो गया है ब्रजभाषा, बू से हो गया है बुंदेली, का से हो गया है कन्नौजी, हा से हो गया है हरियाणवी और का से हो गया कौरवी, है ना? तो फिर ये परेशान क्या है? तो परेशान हो गया पश्चिमी, है ना? तो लगभग आपके बात समझ में आई है। अरे देखो छोटा सा ही, छोटी सी ही ट्रिक है ये सारी चीजें, अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम स्टोर कर पाएंगे माइंड में, है ना? तो वरना फिर जीएस भी आपको पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ के फॉर्मूलेज भी याद करने हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, है ना? और इतना बड़ा माइंड तो है नहीं आपके पास कि आप सारी चीजें याद कर सको। अगर याद ही कर लिए होते तो स्कूल के, जिले के, पूरे प्रदेश के टॉपर ना होते। क्रम है हर एक चीज का, तरीके से याद करोगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो ये ट्रिक थी आपकी याद करने की। आप किस तरह से याद करते हैं वो आपकी मर्जी। अगर ये नहीं याद हो रही है, वैसे ये तो याद करने लायक है, तुम्हारे मतलब की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? बाबू दफ्तर वाले, ऑफिस वाले। देखिए अगली ट्रिक देखिए, एक हमारे मित्र थे जानने वाले, शहंशाह खान, उन्होंने एक ट्रिक बनाई थी। कन्नौज के ब्रिज पर हमारी बुलेरो खड़ी है। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी, काफी समय तक ये रही, इसको तो अभी बनाया गया है, हालांकि हमने इसी से ही पढ़ा था। तो कन्नौज से हो गई थी कन्नौजी, ब्रिज से ब्रजभाषा, हमारी से हरियाणवी और बुलेरो से बुंदेली, खड़ी से खड़ी बोली हो गई। 1 2 3 4 5 बोलियां इसमें, है ना? तो ये किसकी ट्रिक थी? ये पश्चिमी हिंदी की थी। पश्चिमी हिंदी की 2 ट्रिकें बता दी गई हैं। पहला, बाबू कह के परेशान है ना? तो बा से ब्रजभाषा, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, हा से हरियाणवी, का से कौरवी, है ना? परेशान से वो पश्चिमी हिंदी हो गई थी। चाहे तो आप याद कर लें ये या ये, हमें ये वाली ज्यादा बेटर लगी है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से याद करेंगे। ये पूरा एक वाक्य है, ज्यादा खिचड़ी नहीं है इसमें कि हर वर्ड को तोड़ तोड़ के हम याद कर रहे हैं उसको। ठीक है, याद करिए। आप याद करने का आपकी जिम्मेदारी है, आप एग्जाम देंगे, नौकरी आप पाएंगे, तनख्वाह भी आप ही उठाएंगे। मिटा दें इसको। अगली देखिए राजस्थानी। राजस्थानी में मेवाती और मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये 4 आते हैं। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो हमने यहां पर ट्रिक बनाई थी, राजा मेवालाल। कौन सा राजा है? राजा मेवालाल। हाँ, मजे ढूंढता है, हर एक चीज में मजे, पढ़ाई में मजे ढूंढेगा, खाने पीने में मजे ढूंढेगा, खेलने में मजे ढूंढेगा, यानी टेंशन फ्री। और टेंशन फ्री होके ही आप लोग भी पढ़ें, जब तक आपका मन करे तब तक आप पढ़ें। 10 मिनट अगर मन करता है तो 10 मिनट ही पढ़िए, 1 घंटा मन करता है पढ़ने के लिए तो 1 घंटा पढ़िए, है ना?
जब तक आपका माइंड काम करेगा पढ़ाई के लिए, जब तक मन लगे तब तक आप पढ़िए। अगर पढ़ाई के टाइम पर माइंड इधर उधर जाता है तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। तो चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे ही कंटिन्यू क्यों ना बैठे रहें, क्यों ना पढ़ते रहें, लेकिन वो पढ़ाई बेकार होगी, क्योंकि माइंड में जाएगा नहीं, माइंड तुम्हारा कहीं और लगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज में। राजा मेवालाल मजे ढूंढता है। राजा से हो गया था राजस्थानी, मेवा से हो गया था मेवाती, लाल से हो गया था मालवी। लाल से मालवी कैसे? लाल से माल बना, माल से मालवी बना। ठीक है। माँ से हो गया था मारवाड़ी, जा से हो गया था जयपुरी। और ढूंढता क्या है फिर? तो ढूंढता ये है कि जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। ठीक, अच्छा चलो, ढूंढाड़ी इसको भी बोला जाता है। इसकी 2 चीजें और बता देते हैं। तो ये मिटा दें, ये मिटा दिया जाए, याद रहेगा। राजा से राजस्थानी, मेवा से मेवाती हो गया, लाल से मालवी हो गया। और लाल से मालवी इसलिए हो गया, लाल को माल बना दिया, माल से मालवी हो गया, माँ से मारवाड़ी हो गया, जा से जयपुरी हो गया। ठीक, हवेली से जैसे बघेली बना था, ऐसे माल से लाल से मालवी बन गया। याद करो, ज्यादा कोई समस्या नहीं। तो प्रश्न अगर हम करें, बताइए कन्नौजी किस भाषा के अंतर्गत आई है? और ब्रज भाषा? ठीक। मेवाती, अरे बोर्ड पे तो लिखी है। ठीक है, मिटाते हैं। यहां पर देखिए कई सारी चीजें हाईलाइट हम कर रहे हैं। जैसे इसको मैथिली को, भोजपुरी को, हरियाणवी और कोरबी को, और इन चारों को। ठीक है, पहले में देखते हैं क्यों हाईलाइट किया उसको। तो इसके लिए एक प्रश्न आता है कि बताइए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो हमारा आंसर होगा अवधी। ठीक है, और रामचरितमानस लिखा किसने था? रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी में। किसने लिखा? तुलसीदास ने। अब मैथिली को हमने इसलिए हाईलाइट किया, किसने बताया? ठीक, आप पुरस्कार के लायक हो, 100 रुपया नकद जमा कर देना। अरे ले लेना, मतलब पुरस्कार। ठीक है, मैथिली एक अच्छा खस रहेगी, खस को बता देते। कुमाऊनी और गढ़वाली, ये तो आपकी जिम्मेदारी है किस तरह से याद करना है। एक शब्द में 2 ही अक्षर है तो 2 गोलियां भी इसे जोड़ लेना उसमें ना। कुमाऊनी रेजिमेंट सलमान खान को दिखाया गया ट्यूबलाइट में। सलमान खान जो ट्यूबलाइट मूवी में जिस रिक्रूट में भर्ती होता है, जिस रेजिमेंट में भर्ती होता है, वो कुमाऊनी रेजिमेंट होता है। ये ज्यादातर पहाड़ी है। क्षेत्र भी बता देंगे। चलो ठीक है, लिख लो हिमाचल। ये बोलियां बोली जाती हिमाचल में, हिमाचल और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये पूर्वी हिंदी है और ये बोली जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हाँ, बिहार में कुछ सीमाएं जुड़ती हैं, जैसे आपके क्षेत्र की सीमा लगती होगी किसी गांव से, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपकी भाषा के ऊपर भी पड़ा होगा। इसी तरह से इसमें भी अवधि तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र की भाषा है। जो फैजाबाद है, फैजाबाद, उन्नाव, हरदोई है और मैनपुरी साइड, ये सब इधर ही बोली जाती है अवधि। और इधर देखिए मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहार कर दीजिए आप। ठीक है, और इसमें झारखंड भी जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुख्यतः जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो बिहार क्षेत्र पे पड़ा है। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये तो पता ही आपकी राजस्थान में। तो आपने सीखा कि उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उनका प्रभाव कितने क्षेत्र पे है या कौन से क्षेत्र पे है। अब हम जान रहे हैं ये हाईलाइट किए हुए। अब हम जान रहे हैं ये हाईलाइट किए हुए है ना। ये जैसे अवधि थी, हमने अवधि के बारे में बताया था। अवधि में रामचरितमानस लिखी गई है और राइटर कौन है उसके, तुलसीदास। मैथिली के बारे में हम बता रहे हैं यहां पर। तो मैथिली इतनी सारी बोलियों में से है ना, इतनी सारी बोलियों में से मैथिली ही सिर्फ एकमात्र ऐसी बोली है जो संविधान के संशोधन में है ना 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में स्वीकार की गई। ठीक है, तो इतनी सारी बोलियों में से केवल एकमात्र बोली को कौन सी थी, मैथिली, जिसको भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और संविधान के कौन से अनुच्छेद, फिर से बताओ, अनुच्छेद नहीं, कौन से संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में मैथिली को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अरे बोर्ड मास से कुछ याद आया? हाँ ठीक है, तीसरा संविधान संशोधन जो हुआ था, तीसरा नहीं, भाषा के लिए जो तीसरा हुआ था, भाषा के लिए जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था उसमें मैथिली को जोड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, 2003 में। और ये कौन सा था, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया था, बोर्ड मास जोड़ा गया था, बोर्ड मास, है ना। देखिए इसमें बोर्ड, डोगरी, मैथिली, संथाली आया था, मैथिली आ गई थी इसमें। ठीक, याद है तुम लोगों को, याद है अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में इसको भाषा के रूप में जोड़ दिया गया था। कौन सी अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी को हमने इसलिए हाईलाइट किया है कि भारत में सबसे ज्यादा फिल्म जगत में फिल्में देने वाला एकमात्र क्षेत्र या एकमात्र बोली भोजपुरी। हाँ, मुंबई से हो या साउथ इंडियन की मूवी देखो, या फिर महाराष्ट्र की, यानी वो भी साउथ में ही, साउथ के ही अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम कहें बॉलीवुड, टॉलीवुड और ये, हाँ कौन सा बोला, भोजपुरी। चलो ठीक है, तो ये साउथ की मूवियां, इतनी मूवियां नहीं देती हैं, और ना ही बॉलीवुड की मूवी, यानी महाराष्ट्र में जो मूवियां बनती, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वाली, तो उसमें भी इतनी सारी मूवियां नहीं आती हैं जितनी भोजपुरी लैंग्वेज में मूवियां बन के आती हैं। ठीक है, तो भोजपुरी ये इसलिए भी हाईलाइट है। पहला तो प्रश्न इसका यही रहा कि सर्वाधिक मूवियां देने वाली, लेकिन अभी तक प्रश्न एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछा गया कि बताइए इसका भारत के अलावा, यानी भोजपुरी भारत के अलावा और किन देशों में बोली जाती है, निम्न में से और किस देश में बोली जाती है। तो इस तरह का प्रश्न बना है और बन सकता है आगे भी। तो वो कौन कौन से, तो पहला हम बता देते हैं फिजी, ठीक है, और दूसरा मॉरिशस, ठीक है, फिर गुयाना, त्रिनिदाद, ठीक है, और भी है एक आध और भी। फिजी कहां पड़ता है ये बता दिया जाए। फिजी कितने लोगों को नहीं पता है, फिजी कितने लोगों को नहीं पता है। ठीक है, फिजी पड़ता है आपका न्यूजीलैंड द्वीप समूह, जो न्यूजीलैंड द्वीप है, ये न्यूजीलैंड देश है, उसके ऊपर, यानी कि अगर हम ये ऑस्ट्रेलिया का बना है द्वीप,
ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल तितली की तरह बनता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर फिजी। मैप भी देख लिया करो विश्व का, भारत का, जियोग्राफी मजबूत रहेगी आपकी। तो ये पूरा का पूरा अगर बताया जाए तो किस महाद्वीप में आता है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। तो फिजी यहाँ पर है और फिजी में ही ये भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा, मॉरिशस, मॉरिशस अगर देखें तो मॉरिशस ये पड़ता है, तो यहाँ न्यूजीलैंड हटा दें, लिखा याद रहेगा, न्यूजीलैंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया। मॉरिशस पड़ता है ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। और उस महाद्वीप के कौन सी दिशा में, तो हम अगर मैप देखें इसका अफ्रीका का, तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अफ्रीका मॉरिशस द्वीप है, ये द्वीप ही है, ये जितने ये बोलियां बोली जा रही हैं जिनको हाईलाइट किया है, मतलब भोजपुरी की जितने भी देशों में, ये सारे देश ये द्वीप समूह है, ये द्वीप है, ठीक है। तो ये है मॉरिशस, अफ्रीका द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। गुयाना और त्रिनिडाद ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, और ये भी द्वीप ही है। यानी अगर उत्तरी अमेरिका देखें, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और इसी के नीचे इसी तरह से ये और लंबा है ना, इसमें जगह नहीं रही इसलिए हमने दिखा दिया आपको। तो यहाँ पर और इसको, तो यहाँ पर ये द्वीप है, ठीक है। गुयाना तो यहीं पर है, ये द्वीप यहाँ पर है। तो गुयाना और त्रिनिडाद दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव जिसका देखने को मिला वो दक्षिणी अमेरिका का मिला, इसलिए हमने इसको दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत रख दिया। तो ये बात थी भोजपुरी की, है ना। भोजपुरी भारत के अलावा इन देशों में भी बोली जाती है, तभी तो विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बोली। अभी पूछ देंगे यहाँ से, चलिए एक प्रश्न, ये तो खैर पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरियाणवी लिखा है, ये मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। हरियाणवी को स्टार लगा के लिखेंगे, हरियाणवी को हम बांगरू के भी नाम से जानते हैं, बांगरू, ठीक है। यदि प्रश्न आए कि बताइए हरियाणवी बोली का या हरियाणवी बोली को और किस बोली के नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे बांगरू। यदि ऑप्शन दे इस तरह से और प्रश्न पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित है ना, तो भी हम इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। और सुमेलित वाले प्रश्न जो होते हैं छोटी परीक्षाओं में नहीं आते हैं, घबराइए ना आप लोग, है ना। जो सुमेलित वाले होते हैं कि मिलान करिए, वो छोटी परीक्षाओं में नहीं आते हैं, वो बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणवी को बांगरू के भी नाम से जानते हैं, और अगला है कौरवी। कौरवी को हम खड़ी बोली के भी नाम से जानते हैं, खड़ी बोली, ठीक है। तो बाकी ये चार नहीं है, इनको हम और भी जान लेते हैं। तो देखिए पहली है मेवाती मालवी। यदि हम दिशाएं देखें तो ये हमें उत्तर मिलता है, ये दक्षिण मिलता है, ये पूर्व मिलता है और ये पश्चिम मिलता है, ठीक है। तो उत्तरी, ये हो गए उत्तरी, ये हो गए दक्षिणी, ठीक है। और ये हो गई पूर्वी और ये हो गई पश्चिमी, ठीक है। तो इस तरह से देखो इनको याद करेंगे। हाँ वो आदत है, ठीक है, हैबिट में है, ठीक है। मेवाती उत्तरी, मालवी दक्षिणी। तो पहले दो बोलियों को हम उत्तर दक्षिण में बांट देंगे, फिर आगे की दो उल्टा चलेंगे। जयपुरी में पूर्वी देखो दिख रहा है, यहाँ से जयपुरी में देखो पूर्वी दिख रहा है। हाँ, तो जयपुरी कैसी है, पूर्वी राजस्थानी है। मारवाड़ी हो गई पश्चिमी राजस्थानी। अरे याद रहेगा, मेवाती
उत्तरी, मालवीय दक्षिणी, और जयपुरी, पुरी में पूर्वी दिख रहा है तो जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। तो इन सभी में राजस्थानी जोड़ देना है ना। तो बताइए पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली आएगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। बताइए पूर्वी राजस्थानी में कौन सी, जयपुरी, और पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी, मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी, मालवी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती। तो ये बोलियां हैं। और यहां पर हमने एक चीज और क्लियर कर दी थी कि जयपुरी को हम धुंधाड़ी भी कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो विश्व में पहले तो बता दें कितनी बोलियां हैं। तो लगभग विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। 3000 भाषाएं, लगभग, किताबों में भी लिखा है लगभग, ठीक है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और 3000 में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर कौन है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी। तो विश्व में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारा आंसर है 120 करोड़ लोग। हाँ, तो गर्व है, हम कह सकते हैं कि जितने तुम लोग अंग्रेजी मिल के बोलोगे ना, उससे कई ज्यादा हमारी जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर कौन सी है, दूसरे स्थान पर है चीनी। चीन में एक भाषा बोली जाती है मंदारिन। इनका बोलने वालों की संख्या कितनी है, इनकी बोलने वालों की संख्या है 112 करोड़। ठीक है। तो भाई साहब, संविधान में संशोधन किया आपने भाषाओं के लिए, है ना। भाषा के लिए आपने धार्मिक, राष्ट्रीय, राजभाषाई आंदोलन चलाए, तो उसका कुछ तो प्रभाव दिखना चाहिए। हाँ, तो वो रही हिंदी तीसरे स्थान पर। इनका बोलने वाले की संख्या कितनी है, तो 63 करोड़। 63 करोड़। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी हमारी तीसरे स्थान पर आती है विश्व में, है ना। हिंदी विश्व में हमारी तीसरे स्थान पर आती है। तो पहले स्थान पर कौन सी थी, अंग्रेजी। संख्या कितनी, 120 करोड़। चीनी दूसरे स्थान पर है, और वो भी चीनी में कौन सी, मंदारिन, कितनी, 120 करोड़। फिर हिंदी, ये 63 करोड़। अगर इसी को भारत में दर्शाया जाए कि भारत में बताइए हिंदी बोलने वाले कितने, भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत बताएं, तो भारत में हिंदी का बोलने वालों का प्रतिशत है 43% हिंदी। शर्म आनी चाहिए, है ना। आज भी हिंदी छोड़ के लोग अंग्रेजी पर डिपेंड है। हिंदी बोलता है तो बड़ा एक गंवार है, गंवार समझते हैं, देहात का समझते हैं, है ना, गांव का। लेकिन अंग्रेजी बोल दी, भले ही उसकी राइटिंग खराब हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, है ना, उसको बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझा जाएगा। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि हिंदी ना जान पाए तो हिंदी भाषी हो गए। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी नहीं पता, थोड़ी बहुत तो चलती है, ठीक है, मिक्सअप है, लेकिन हर बात पे अंग्रेजी को महत्व देना ठीक भी तो नहीं। हिंदी तो दूसरे स्थान पर कौन सी है इसमें, दूसरे स्थान पे क्या, अब भाषाओं के आधार पर परिवार को बांट लो। अच्छा 43% कैसे, हाँ 43% ये है बाबू कि हिंदी के अलावा यहाँ पर और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बंगाली, है ना, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, है ना, ये भी तो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनकी राज्य स्तरीय भाषाएं, राजकीय भाषाएं, राजभाषा। तो देखें परिवार, भाषा परिवार के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है, भारत की बात कर रहे हैं आप, कह रहा भाषा परिवार के आधार पर भारत में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है, सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। तो भाषा परिवार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भारोपी, दूसरा है द्रविड़, और भारोपी हो गया, द्रविड़ हो गया, भारोपी देखें यहाँ पर ये 73% है, और दूसरा है 25%। ठीक है, ऑस्ट्रिक, हाँ शाबाश,
ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक। और चौथा है चीनी तिब्बती मिला। हाँ, ये उस क्षेत्र में बोली जाती जो उनसे सटे हुए राज्य हैं। तो ऑस्ट्रिक कितनी है? तो ऑस्ट्रिक है 1.3%, ठीक है। और चीनी तिब्बती कितनी है? तो 0.7%। तो ये आपका क्रम, इससे एक प्रश्न बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज की जितनी भी जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी या पढ़ी, हम भी पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो सारी की सारी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो ये छोटी परीक्षाओं के साथ साथ बड़ी परीक्षाओं में भी आ सकता है ये वाला, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ठीक है। समझ में आया होगा आज की क्लास। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं पूछना? चलो आज कुछ याद करने के लिए भी देते हैं। और देखिए आज से ये आपका कंप्लीट हुआ। और आगे अच्छा, हाँ एक चीज और देखो इसमें, भोजपुरी का शेक्सपियर, एक और वन लाइनर था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर, हाँ। या फिर हम कहते हैं भोजपुरी का भारतेंदु, भोजपुरी का भारतेंदु, भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो वो है भिखारी दास, भिखारी दास। भिखारी दास को भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं इसलिए इनको कहा जाता है। इन्होंने भोजपुरी में ही ज्यादातर अपने रचनाएं लिखी। और भोजपुरी की एक बात और हम कहें तो यहाँ पर भोजपुरी में साहित्य बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी किताबें इसमें भोजपुरी में बहुत ही कम देखने को मिलेगी। सर्वाधिक किसने लिखेंगी? तो सर्वाधिक के लिए अवधि है, ठीक है। तो ये था आज का। आगे बढ़ते हैं, कुछ याद करने के लिए देते हैं, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थोपते हैं, क्योंकि आपको तो याद नहीं करना है जब तक आपको दिया न जाए। मन से कभी पढ़े नहीं, है ना, मन से कभी पढ़े नहीं, स्वेच्छा से। चलिए देखते हैं, आज एक जिम्मेदारी और देते हैं तुम लोगों को कि घर पे जब जाइएगा, आपके पास सभी लोगों के पास पुस्तकें होंगी हिंदी की। तो आप जब उस पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें एक चैप्टर होगा, एक लेसन होगा, वर्तनी, वर्तनी, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा, एक तरफ इसमें लिखा होगा अशुद्ध और एक तरफ लिखा होगा शुद्ध, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा, आपको वर्तनी में जाइएगा और वहां से अशुद्ध वाली जितनी भी लिखी हो, है ना, जितनी भी लिखी हो उनको दीजिएगा इस तरह से काट, और शुद्ध वाली वर्तनी ही हमको पढ़नी है। ये कटवाया इसलिए है कि आप यदि जल्दी में खोलें तो गलती से इसको ना पढ़ लें, है ना। अगर इसको पढ़ लिया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पढ़नी है शुद्ध वाली, इसलिए हमने अशुद्ध को हटवा ही दिया, कटवा दिया उसको। अब बचेंगी शुद्ध शुद्ध। अब जब भी खोलेंगे पुस्तक तो हमारी नजरें सिर्फ शुद्ध पे ही पड़ेंगी, और शुद्ध को एक बार पढ़ लेना, ये एक दिन के लिए पर्याप्त है। मतलब एक दिन में क्या 15 मिनट में 20 मिनट में खत्म कर लोगे, तुम लोग पढ़ लोगे बहुत अच्छे से। और शुद्ध अगर आ गया तो मतलब थोड़ा हिंदी में आपने 2% सीख लिया शुद्ध लिखना, है ना। और शुद्ध अशुद्ध के कम से कम 2 प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध सीख लिया। और अभी हमने बताया कि हमने पहले इतिहास उत्पत्ति सीखी उसकी या जानी, उसके बाद हमने अब पढ़ेंगे यानी अगले क्लास में वर्णमाला। और वर्णमाला भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हो हमारी परीक्षा के लिए केवल वो ही बताया जाए, है ना, जो परीक्षा में ही आता हो। फालतू की बकवास, फालतू का मटेरियल देना तो बेकार है, क्योंकि हमें दुकान तो चलानी नहीं है कि हम कोचिंग खोल लिए हैं, दुकान चला रहे हैं, है ना। तो हमें सिर्फ क्या है, एग्जाम निकालना है, हमें नौकरी लेनी है, जो हमारा उद्देश्य रहा है ना। तो हमने भी स्ट्रगल किया है भाई साहब, आप लोगों को भी स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप स्वयं की नौकरी के लिए जिम्मेदार हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको ही नौकरी मिलेगी, और जब आप पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएंगे तब देखिएगा आपके साथ कितने संबंध जुड़ जाते हैं। और फिर देखिए आपके पास कितने के ऑफर आते हैं, 20 लाख का, 10 लाख का ऑफर, है ना। अच्छी नौकरी पा जाओगे तो। नहीं, मेरे कैश नहीं चलता है और हम लेना भी नहीं चाहेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ याद करने के लिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना क्या है आपको सारे के सारे। अच्छा, एक चीज और जिम्मेदारी देते हैं आपको, एक जिम्मेदारी और ये है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसका रिवीजन करें। पहली बात तो ये, कम से कम 1-2 बार तो देखें उसको, है ना। और फिर आप उस पुस्तक में गलती ढूंढिए। आप हिंदी की पुस्तक लाए हैं, यदि हाँ तो तरीके बता देते हैं आपको कैसे पढ़ना है। तो पहली बात तो ये है, जिन भाई साहब लोगों को या जिन मैडम लोगों को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, या पढ़ रहे हों सो जाते हैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो हम ताबीज नहीं बनाते हैं ना ही कुछ हमारे पास है ऐसा कि जो घोल के पिला दिया जाए आपको और आपका माइंड तेज हो जाए। तो हम उनके लिए ये कर सकते हैं कि एक हम पॉजिटिव, मतलब एक तरीका हमारा वही रहा है, तरीका बदल सकता है लेकिन एम हमारा वही रहा है ना। हमारा लक्ष्य वही रहा है लेकिन तरीका हमारा बदल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारा मन नहीं लग रहा है किताब पढ़ने में, या किताब पढ़ते ही नींद आ जाती है, तो पहली बात तो ये, जब भी आप रात में खाना खाएं तो कम खाएं, कोशिश करें कम खाने का। कम खाने का मतलब ये नहीं कि व्रत रख लिया या रोजा रख लिया या उपवास हो गया, है ना। तो इस तरह से नहीं, कम खाएं का मतलब ये है जहां पर आप 3 रोटियां खाते हैं या 2.5 रोटियां खाते हैं तो आधी रोटी कम खाएं, ठीक है। तो खाना कम खाएंगे, नींद कम आएगी, हो सकता है पढ़ें। और कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको नींद नहीं आती और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तो उनके लिए बहुत अच्छा। हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, किताब ले लेंगे और पढ़ेंगे उसको, किताब पढ़ेंगे, कोई सा भी विषय ले लो आप, है ना, कोई सा भी विषय ले लो। तो इससे ये फायदा रहेगा, अगर नींद नहीं आ रही, इससे ये फायदा रहेगा कि आप या तो पढ़ जाएंगे, है ना, या तो आप वो क्वेश्चन समझ जाएंगे, सवाल पढ़ने सीख जाएंगे, या तो आपका किताब में मन लगने लगेगा धीरे धीरे, या तो आपको नींद ही आ जाएगी, है ना। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बताया गया, आप किताब पढ़ेंगे या तो आप सीख जाएंगे वो सवाल, है ना, या तो आपको नींद आ जाएगी, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो ये दवा है, तो मेडिसिन मत लेना वहां से, मेडिकल स्टोर से खरीद लाएं। दूसरी बात यह है कि आप किताब में ढूंढें कि गलती कहां पर हुई, और गलती तभी मिलेगी जब आप उस चीज को पढ़ेंगे। यानी कि एक लेसन है यहाँ पर, और इस लेसन में आप पढ़ते पढ़ते गलती ढूंढ रहे हैं किताब में, तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक लेसन पढ़ लिया, है ना। इस तरीके से आपने एक लेसन पढ़ लिया। अब उस चीज को आप हाईलाइट कर दीजिए, जो भी चीजें पढ़ी हैं और आपको लगा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे लगे, जो आपको अच्छा लग रहा है कि यार ये सवाल अच्छा है, ये शायद किसी को नहीं आता, है ना। ये वाला प्रश्न जो भी पढ़ा है हमने, ये प्रश्न हो सकता है हमारे दोस्त को ना आता, इसको हाईलाइट करो, है ना। अब यही हम उससे पूछेंगे या उसको बताएंगे। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन की भावना मत पूछना, वरना उसके पास भी 5-6 सवाल होंगे। आप अभी सीख रहे हैं, वो सीख चुका होगा या जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन है आपके बराबर, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो ये 2 तरीके हैं, आप लाइफ में बनाएं, इसको समझें, पढ़ें, कोशिश करें। चलिए आज कुछ 10 चीजें दे देते हैं और उसको पढ़िएगा, याद करिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और इम्पोर्टेंट हमें लगे हैं और हमने इसीलिए नोट किया है और हमने बोला भी है आपको वही मटेरियल दिया जाए जो आपको परीक्षा में काम आए। अब इतने बड़े हम ज्ञानी तो है नहीं कि परीक्षा वाला पेपर ही हम लीक करवा दें या फिर उठवा लाएं कहीं से, है ना। तो इतना भैया हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा जो सेंस काम किया, जो मेरा माइंड काम कर रहा है कि जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल या फिर जिस तरह से हमें देखने को मिले हैं, हम उनकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नंबर 1, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। इसके लिए हम एक शब्द देते हैं, उसका नाम है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ठीक है। दूसरा लिखिए, जो चिंता के योग्य ना हो, जो चिंता के योग्य न हो, उसको हम कहेंगे अचिंत्य। चिंत्य, आदिता आदि ना रहेगा, है ना। ये शुद्ध वर्तनी हो सकता पूछ दिया जाए, लेकिन आपको ये नहीं है। अगर इसके अलावा अचिंतनीय भी कर सकते हैं, अचिंतनीय, आदि ना है, अचिंतनीय। अगर जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े, इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष या अदृश्य अधिशाही। चौथा देखिए, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता। अमर, जो कभी नहीं मरता, अमर, अमर्त्य, अमर्त्य। ठीक है। अगला देखिए, जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके। लिखने में गलती अगर हो जाए तो आप अपने हिसाब से उसको बता बोल भी रहे हैं, जा सके। जिसको छोड़ा ना जा सके या जिसका त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके या जिसका त्याग ना हो सके, बात एक ही है, उसको हम अपरिहार्य कहेंगे। छठा देखिए, लिखा है दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। ठीक है। अपराह्न, हाँ में ही ना लगा। ठीक है, हा के अंदर ना लगा, अपराह्न, जिसको हम पीएम बोलते हैं। पीएम मतलब फुल फॉर्म, इसका पास्ट मेरिडियन होता है। ठीक है, पास्ट मेरिडियन। सातवां देखिए, हाँ प्रधानमंत्री कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। सातवां देखिए, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु, जल्दी लिखिएगा थोड़ा, शत्रु ना जन्म हो। अजात, अजात शत्रु। ठीक है। अगला देखिए, आठवां, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला। क्या कहेंगे उसको? अपव्यय, अपव्यय। ठीक है। अगला देखें, ना कठिनाई से पैसे निकालने या खर्च करने वाला, कठिनाई से पैसे खर्च करने या निकालने वाला। जेब से नहीं निकाल रहा, अरे मतलब खर्च करने के टाइम पे नहीं निकाल रहा, वो किसी पॉकेट से थोड़ी चुरा रहा है, निकालने वाला। उसको क्या कहेंगे हम? कृपण, कंजूस। कृपण, हाँ, ये कंजूस का पर्यायवाची है। देखिए यहां से समझिएगा, यहां पर लिखा है व्यर्थ, अनुचित खर्च करने वाला, यानी जो फालतू का रुपया खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? अपव्यय। ये फालतू का रुपया कब खर्च करता है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लेनी है या समझनी है, देखनी उसको, तो वो भले ही क्षणिक हो, यानी थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन वो शौक में पूरा देख लेगा। शौक होता है लेकिन इस तरह का शौक नहीं होता है फालतू का। अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद फिर रेस्टोरेंट में पहुंच गया, तो फायदा क्या रहा उसका? हाँ, वो कोई मिलने वाला आ जाए तो बात अलग है कि उसके साथ में हो भी चल जाता है, या उसको घर ले जाओ, घर पे बिठाओ, खिलाओ पिलाओ। ठीक है, वो कंजूसी भी नहीं करना है, इतना समझाया गया। चलिए ठीक, अगला देखें, कम खर्च करने वाला। ये नीचे आपके मन की बात, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, तो इसको हम कहेंगे मितव्ययी, मितव्ययी। तो आज की क्लास हम यही तक की रखेंगे। मितव्ययी है जो कम खर्च करता है, खर्च करता है लेकिन कम खर्च करता है। और ये है क्या? बहुत ही मुश्किल से, है ना, वो स्वयं पे कृपण लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं पर भी पैसा नहीं लगाते हैं। जैसे कहीं जाना है, मान लो आपके यहाँ से चौराहे तक, यानी अगले कोई स्टॉप तक ही जाना है, तो वो उसके पास टाइम भी कम हो, तो वो पैसा नहीं खर्च करेगा कि गाड़ी से चले जाएं, रिक्शे से चले जाएं, किसी भी तरीके से जल्दी पहुंच जाएं। तो ऐसे लोग भी हैं संसार में। ठीक है, फिलहाल आज हम इतनी क्लास आज रखेंगे, बाकी की देखेंगे। ठीक, बस।